नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा है। आज बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। किसानों से नए कृषि कानून के फायदे साझा करेंगे। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है कार्यक्रम। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम रावत 1 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो किसानों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे भी खुद सीएम रावत बताएंगे। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाने। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम रावत। किसानों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम रावत। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम रावत शिरकत करने वाले हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम रावत। इस दौरान वो किसानों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ किसानों को कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाएंगे। लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, चौपाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी बीच सीएम रावत भी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। वही कृषि कानून जिनको निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है, जिसके आंदोलन को लेकर 21 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम रावत और नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे किसानों को सीएम रावत। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम रावत और किसानों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस दौरान वो किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे, कैसे ये कृषि हित में है ये उनको समझाएंगे, क्योंकि लगातार कवायद की जा रही है पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि जो किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनको समझाया जाए। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि किसानों को समझाया जाए कि कृषि कानून के फायदे क्या है और कैसे ये उनके हित में है। इसी बीच 1 दिवसीय दौरे पर सीएम रावत है, वो भी किसानों को समझाएंगे। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर सीएम रावत शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, यहाँ ऋषिकुल मैदान में वो आएंगे और एक किसान रैली को संबोधित करके उनको फिर इस रैली को रवाना करेंगे। तो उसी में यहाँ पे व्यवस्था करी गई हैं और सारे यहाँ पुलिस को डिप्यूट किया गया है और इसको कार्यक्रम को हम सकुशल करवाएंगे। गन्ने की पेराई का सत्र खत्म होने के साथ ही अब तमाम किसान गन्ने को लेकर प्रदेश की अलग अलग शुगर मिलों में पहुंच रहे हैं। इस बीच डोईवाला शुगर मिल से जुड़ी तमाम गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉली भी शुगर मिल पहुंचे। वहीं गन्ने की सप्लाई के लिए ओवरलोड ट्रक और ट्रॉली भी नजर आ रहे हैं। इस बीच डर यह भी है कि ओवरलोड होने के बाद गाड़ियां कभी भी कोई बड़े हादसे का शिकार हो सकती हैं। वहीं इस मामले को लेकर डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सभासद विजय बख्शी और संजय अग्रवाल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो ओवरलोडेड ट्रक और वाहनों को लेकर यह कार्रवाई की मांग की जा रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां पर ओवरलोडिंग की जाती है वाहनों में, और ऐसी तस्वीरों को देखकर भी प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठा रहता है। ऐसे में कभी भी ये ओवरलोडेड ट्रक और गाड़ियां हादसे का शिकार हो सकती हैं। तस्वीरें भी आपके सामने है। गन्ने के पेराई सत्र में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं और कई बार गन्ने से लदे ये ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो जाता है। अब ऐसे में ओवरलोडेड गाड़ियों के इस काफिले को देखकर यही मान सकते हैं कि प्रशासन फिलहाल कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि कई लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में पहले भी हमने काफ़ी आवाज़ उठाई। ये ओवरलोडिंग इतना ओवर है, डोईवाला चौक में अगर गलती से मुड़ गया, गलती से गिर गया, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हादसा होगा डोईवाले के लिए। मैं माननीय उप जिलाधिकारी और अपने जो ईडी साहब हैं शुगर मिल के, उनसे अनुरोध करता हूँ
इस ओवरलोडिंग को रोकें, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा भविष्य में हो सकता है। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो हम इसके विषय को लेकर आंदोलन करने में बाध्य होंगे। हाल ही में जहाँ पर नया टोल प्लाजा बन रहा है वहाँ पर ओवरलोड एक ट्रक था, वो पलटा है, उसमें मोटरसाइकिल का एक जो बेचारा चालक था उससे काफ़ी गंभीर चोट आई है, वो हिमालय में बढ़ती है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ओवरलोडिंग ना हो और तरीके से जो एक मानक है लोड का, उस मानक से ही गाड़ी मिल में गन्ने की लेकर आए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में पहले भी हमने काफ़ी आवाज़ उठाई। ये ओवरलोडिंग इतना ओवर है, डोईवाला चौक में अगर गलती से मुड़ गया, गलती से गिर गया तो। दिनेशपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर पंचायत को 5 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। इस बीच एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इनमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। वहीं समारोह में पहुंचे शिक्षा मंत्री को समारोह में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नगर में आधुनिक अटल आदर्श स्कूल निर्माण की घोषणा की। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में योजना के तहत धनराशि स्वीकृत कराने पर शिक्षा मंत्री का लोगों ने जोरदार स्वागत किया, धन्यवाद किया। पहले भी 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि इस योजना के लिए स्वीकृत की गई थी, जो कि पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अरविंद पांडे की कोशिशों के चलते शहरी विकास मंत्रालय से लगभग 3 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि देने का फैसला किया गया। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि इलाके में 3 धार्मिक स्थलों में भी करोड़ों की लागत से निर्माण चल रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के सभासद हैं, इनके माध्यम से बात बहुत। माननीय मंत्री जी, आवास योजना के तहत आज 5 करोड़ 34 लाख रुपए के चेक हमने नगर पंचायत को दिया है। यह योजना काफ़ी दिन से प्रभावित थी, गरीबों के मकान बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से नगर पंचायत दिनेशपुर को 5 करोड़ 34 लाख रुपए का चेक आज और मुक्त किया है। समस्त लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। और क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को, जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं यह आशीर्वाद उनके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के सुख दुख की चिंता की है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बहुत बड़ा काम किया है। हम उसके लिए क्षेत्रवासियों की तरफ से हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। रुद्रप्रयाग की बात कर लेते हैं अब, जहां पर जंगली जानवरों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। इस बीच इलाके के तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर स्ल्यासू नाम के इलाके में एक गुलदार देखा गया। गुलदार ने सड़क पर एक गाय को अपना शिकार बना लिया। वहीं विभाग के वन दरोगा अनूप ने इस वीडियो को अपने कैमरे से शूट किया है। इस बीच मौके पर काफी देर तक वन विभाग की गाड़ी खड़ी रही और दरोगा ने गुलदार का वीडियो शूट किया। वैसे ही मिला ना, सीधे फोन मिला दो। उत्तराखंड के टिहरी में कीर्तिनगर तहसील इलाके के अंतर्गत दर्जनों गांव के बाशिंदे अब भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित है। इस सिलसिले में कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत थाती, डागर, कुलेडी, पिपली सहित दर्जनों गांव के युवाओं ने कीर्तिनगर तहसील के एसडीएम आकांक्षा वर्मा को प्रार्थना पत्र दिया है। इस दौरान इन लोगों ने गाँव तक सुविधाएं पहुंचाने की गुहार भी लगाई है। तो कई गांव सुविधाओं से वंचित हैं और कई गांवों में सड़क और पानी, बिजली नहीं है। इसी को लेकर अपनी मांगे रखी गई हैं। एसडीएम के सामने अपनी मांग रखने के लिए यहां पर लोग पहुंचे और उन्हें बताया किस तरह से सुविधाओं से वंचित है कई गांव। कई गांवों में सड़क, पानी, बिजली नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते चुनौतियां तमाम होती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी यहां के लोग उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं और अब सुविधाओं से वंचित कई गांवों को लेकर मांग की गई है कि वहां पर ये सुविधाएं प्रदान की जाएं। एसडीएम मैडम से मिले तो अपने जो हमारे डागर पट्टी के अंतर्गत जो कोठार ग्राम सभा और डागर ग्राम सभा की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन मांगों को लेकर हम एसडीएम से मैडम से मिले हैं। तो हमें हमारी जो मांगें थी, जो प्रमुख मांगें थी, उनमें से कुछ स्वास्थ्य केंद्र, एक मांग तो हमारी स्वास्थ्य केंद्र से को लेकर थी, जो कि बहुत वर्षों से हमारे क्षेत्र में कोई भी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की अभी तक स्थापना नहीं की गई है।
एक हमारी मांग यह थी कि सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए और हमारे एक पानी के भरपूर मात्रा में होने के बावजूद भी हमारे जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो क्षेत्रीय गांव हैं, तो उनमें पानी की बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें, लोगों के नल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्षेत्र में पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। तो एक मांग हमारी ये थी। और सार्वजनिक जो रास्ते जो रोडों के कारण, जो नई रोड कटी हैं उनके कारण जिनका दबान हुआ है, तो उनकी मरम्मत करने के लिए हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। तो एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और जो गांव में सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं नहीं हैं, उन सुविधाओं को देने की मांग की गई है। आपको बता दें, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में कई चुनौतियां यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर से सबसे बड़ी परेशानी जो यहां के रहने वाले लोगों के लिए है वो है बिजली, पानी का अभाव। हमारे सहयोगी भगवान सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। भगवान सिंह, यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जो सुविधाओं से वंचित हैं, इसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी है? मेघना, मैं आपको बता, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा का ये मामला है और कीर्तिनगर ब्लॉक का है। वहाँ पे तमाम काफी दिन से यहाँ पे जो लोग है संगठन कर रहे थे कि पानी या स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पे यहाँ पे लेके उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा को यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। और गौरव राणा ने साफ कहा है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वो कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, लेकिन मुझसे इसमें कहीं न कहीं प्रशासन ने भी बातें स्वीकार करी है कि ये जन चीजें है, इन चीजों को उठाने के लिए दायित्व होता है। लेकिन एक चीज है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीजों की समस्या है, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है। और इस तरह से लापरवाही जो राजनेता जो वहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि हर घर नल जाए, लेकिन वहाँ पे न पानी है, न रोड का समस्या है। तो कम से कम आ जाती है कि 76 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे क्षेत्र का जो रोड का है, पानी का है, स्वास्थ्य, शिक्षा का है, तो कहीं ना कहीं इससे आक्रोश है और युवा यहाँ पे आगे आ रहे हैं। गौरव राणा के साथ कहना है कि डागर पट्टी साइड में यहाँ पे काफी तमाम ऐसे ग्रामीण है कि जहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतें होने पड़ती। मेघना, भगवान सिंह, एसडीएम का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कब तक सुविधाएं दी जाएंगी या फिर कैसे आगे सरकार तक इनकी बात पहुंचाएंगी? जी बिल्कुल मेघना, मैं आपको बता दूं, उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने साफ कह दिया है कि कल से कल में प्रशासन को, इनका और शासन को, जो इन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया है उसको प्रशासन तक मैं पूरा करूंगी और सच्चाई जो जायज, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि ये चीजें जनहित चीजें है और ये चीजें सबसे पहले होनी चाहिए। तो आकांक्षा वर्मा क्योंकि एक लोकप्रिय उप जिलाधिकारी बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र में कभी भी कोई समस्या होती है तो आकांक्षा वर्मा वहाँ पे तत्काल उस चीज पे पहुंच जाती है, क्योंकि आकांक्षा वर्मा एक बहुत ही राजनेताओं के साथ उसका वो रहता है कि भाई तुरंत जो काम होना है उसे तुरंत करिए, क्योंकि जनहित चीजें है, चाहे तमाम रोडों की स्थिति हो, चाहे पानी की। उन्होंने कई जगह भी देखा होगा कि आपने क्षेत्र में आकांक्षा वर्मा दौरे करते, जब भी कोई उनको समस्या बताता है तो तुरंत वो उस पर कार्रवाई करती है। और आकांक्षा वर्मा ने कहा है इसमें तुरंत मैं इस पर कार्रवाई करूंगी और जल्द से जल्द प्रशासन से और जो राजनेता जो लोग हैं उनसे हम यहाँ पे बात करेंगे और इसके संबंध में बताएंगे क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है, क्या कुछ विवाद चल रहा है, क्या रोड का कोई कुछ पानी का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, स्वास्थ्य। आजकल लॉकडाउन, कोरोना काल जैसे बीमारी के कारण अगर वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग नहीं है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका है, तो इसीलिए बिल्कुल भगवान, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुद्रप्रयाग की दो बेटियों ने अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में नामांकन करवाकर अपनी प्रतिभा को साबित करने की ठानी है। ये दोनों लड़कियां रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में परधारा गांव की रहने वाली हैं और उनके नाम सभ्या नेगी और बबीता भंडारी हैं। दोनों हर रोज 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर जीआईसी खेलखाड़ में प्रैक्टिस करती हैं और वहीं इनके शिक्षक प्रभात सिंह पुंडीर उन्हें क्रिकेट की हर बारीकियों से रूबरू कराते हैं, सभी गुर सिखाते हैं। बीती जनवरी में सभ्या नेगी का नेशनल ट्रायल के लिए चयन भी हो चुका था, लेकिन कोविड के कारण मैच रद्द हो गया, जिसके बाद अब फिर इन दोनों ने अपना नामांकन किया है और अपनी प्रतिभा दिखाने की ठानी है। और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गांव के लड़कों के साथ बचपन से ही खेतों में क्रिकेट खेलती हूँ और जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल की स्कूल में गई तो वहाँ के पीटीआई सर श्री प्रभात सिंह पुंडीर सर को पता चला कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ
तो उन्होंने मुझे 11th से ही क्रिकेट की प्रैक्टिस कराई और हमारे स्कूल में एक छोटा सा फील्ड है। सर ने मुझे उसी में बैटिंग और बॉलिंग करनी सिखाई और मुझे क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। मैंने अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ रहा है। पढ़ने से ज़्यादा रुचि मुझे क्रिकेट खेलने में रही है, इसीलिए मैंने क्रिकेट का क्षेत्र चुना है। स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान आईटीबीपी अब पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा भी निभा रही है। वहीं औली में भारत तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी और सीमांत क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा आईटीबीपी ने उठाई है। केंद्रीय गृह और खेल मंत्रालय के निर्देशन में आईटीबीपी इन दिनों फिट इंडिया स्वच्छता अभियान चला रही है। संस्थान के हिमवीर जोशीमठ प्रखंड के विभिन्न इलाकों में माउंटेन बाइकिंग के जरिए पहुंचकर गांव स्कूलों में जाकर फिट इंडिया और स्वच्छ भारत का संदेश दे रहे हैं। वहीं आईटीबीपी के अधिकारियों के मुताबिक अगली 30 दिसंबर 2020 तक यह अभियान ऐसे ही चलाया जाएगा और लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण का महत्व समझाया जाएगा। अब खबर रुड़की से है, जहां पर बदलते मौसम का असर पड़ा है। रुड़की और आसपास के इलाकों में कोहरा बढ़ा है। घने कोहरे से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। इन इलाकों में लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जगह जगह अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। तो रुड़की में अब घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के चलते सर्दी बढ़ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। कई तरह की चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं। कई दिक्कतों का सामना रुड़की के लोग कर रहे हैं। बदलते मौसम का असर पड़ता हुआ रुड़की में नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों में कोहरा बढ़ चुका है। घने कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनको कई तरह की दिक्कतें इस बढ़ती ठंड से हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है सुबह और काफी देर तक ये कोहरा रहता है, जिसके चलते यातायात काफी प्रभावित है। हादसे लगातार होने का जो डर है, जो खतरा है, बना रहता है और इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनको कई तरह की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए जोशीमठ की, तो यहां पर भी बर्फबारी के बाद ठंड का असर बढ़ गया है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर भी चल पड़ी है। जोशीमठ के नीतीमाणा घाटी सहित उर्गम पल्ला, जखोला सहित कई इलाकों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं ठंड का सीधा असर गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जोशीमठ पालिका प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। राहगीरों को शहर के चौराहों में शीतलहर और ठंड से बचने के लिए पालिका अलाव जलाने की पूरी तैयारी कर रही है। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए दूरदराज के ग्रामीण शीतकाल के लिए खाद्यान्न का स्टोर करने के लिए जोशीमठ मुख्यालय पहुंच रहे हैं और दूरदराज के गांव के लोगों का ये कहना है कि इस बार ठंड का प्रकोप ज्यादा होने से शीतलहर जानलेवा साबित हो सकती है। जोशीमठ में काफी ठंड है, औली क्षेत्र में काफी बर्फ पड़ी है और पर्यटकों को शीत से बचाव के लिए जो है नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा नगर क्षेत्र में जगह जगह पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। कल 14 तारीख थी, 14 तारीख से हमने जो है अलाव शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर क्षेत्र में असहाय और निर्धन लोग हैं उन लोगों के लिए हमने जो है 12 कंबलें भी बांटी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं कंबलों को वितरित किया।